सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की जो महाराष्ट्र से सामने आ रही है। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र में अब 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, यानी अगले तकरीबन 28 दिन, अभी 18 दिन माफ कीजिए, और महाराष्ट्र में लॉकडाउन रहेगा। पूरे महीने महाराष्ट्र में लॉकडाउन रहने जा रहा है, जिसका ऐलान महाराष्ट्र की सरकार ने कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन भी रोका गया है। इस तरीके की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। जो अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक 31 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है महाराष्ट्र में। साथ ही साथ 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें जो जानकारी शुरुआती सामने आ रही है, इसको लेकर फैसला हो सकता है। उद्धव ठाकरे को अंतिम फैसला लेना है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले सामने आते रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर भी तमाम दिक्कतें बढ़ रही हैं। ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर यही कि महाराष्ट्र में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं उद्धव ठाकरे। सहमति बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। सीधा रुख करते हैं, हमारी सहयोगी ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मुंबई से। ज्योत्सना, क्या कुछ अपडेट ये तय माना जाए कि 31 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ रहा है? बिल्कुल सही, क्योंकि 31 तारीख के लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हुई। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर कोरोना के आंकड़े देखें तो 1.5 हफ्ते पहले आंकड़े हम देख रहे थे 50,000 से भी ज़्यादा थे। पिछले 48 घंटे की बात करें तो आंकड़े जो थे वो 38,000 तक पहुंच गए थे। और आज अगर पिछले 24 घंटे की बात करें, मतलब परसों की बात करें तो 48,000 थे। आज पिछले 24 घंटे की बात करें तो आंकड़े जो है वो अभी फिर से जो है वो 10,000 से बढ़ गए हैं। इसका मतलब आंकड़े महाराष्ट्र के कम ज़्यादा हो रहे हैं, पूरी तरह से कम नहीं हुए हैं। मतलब ग्राफ जो है कोरोना का वो कम पूरी तरह से नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि लॉकडाउन से कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वजह से संक्रमण कम हो चुका है। इसीलिए आज कैबिनेट में इन सारे आंकड़ों को लेकर, संक्रमण को लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हुई। कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, उनका वो सभी इस पक्ष में थे कि लॉकडाउन जो 15 मई को खत्म हो रहा है महाराष्ट्र में, उसको 31 मई तक बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोरोना का संक्रमण जो है वो नियंत्रण पाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि पूरा मंत्रिमंडल कैबिनेट जो है वो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में। हालांकि अभी तक क्या लॉकडाउन के एक्सटेंशन के साथ कुछ और सख्तियों का ऐलान भी हो सकता है? क्योंकि आपने और हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा ने जो तस्वीरें भेजी हैं मुंबई से, लॉकडाउन सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो क्या सख्ती के साथ कुछ नया ऐलान हो सकता है? बिल्कुल सही, क्योंकि कई बार देखा कि जैसे ही अगर आंकड़े कम होते हैं तो लोग जो है वो नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं। खुद कोर्ट ने, मतलब जो कोर्ट ने बताया कि जो रैलीज होती रहती है उस रैलीज में कई बार देखा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता है। तो ऐसे में अब बताया जा रहा है कि जो ट्रेन के नियम है वो वैसे ही रहेंगे, ट्रेन में ट्रैवल करने को पाबंदी रहेगी। और साथ ही साथ नए नियम भी जारी किए जाएंगे, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन सेंटर्स में जितनी भीड़ दिखाई देती थी उसकी वजह से भी संक्रमण फैलने का बहुत चांसेस था कि उसकी वजह से भी संक्रमण फैल सकता है। इसको लेकर अब वैक्सीनेशन सेंटर्स को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार जो कदम उठा रही है उसमें लॉकडाउन तो है ही, साथ ही साथ जहां जहां पर भीड़ दिखाई देती है, जहां जहां पर नियमों का उल्लंघन दिखाई देगा, खास बात जो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर, और दूसरी बात जो आवागमन रहेगा, फिर वो ट्रेन से हो, ट्रैवलिंग का हो, उस आवागमन को लेकर नए नियम जो है वो बन सकते हैं। क्योंकि बहुत संक्षेप में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी महाराष्ट्र में। क्या ये फैसला हो चुका है या इस पर फैसला हो सकता है, इंतजार किया जा रहा है? इस पर फैसला हो चुका है कि 18 से 44 साल के लोगों का कल से वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में नहीं होगा। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की किल्लत बहुत है। 4 लाख कोविशील्ड की और 16 लाख कोवैक्सीन की डोजेस बची है। ऐसे में जो सीनियर सिटीजन हैं जिनको पहली वैक्सीन की डोज लग चुकी है उनकी समय सीमा समाप्त होती जा रही है। तो ऐसे में उन लोगों को जिन्होंने पहली डोज ली है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो कोमॉर्बिड है, जो 60 से अधिक उम्र के लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और जो 18 से 44 साल के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन महाराष्ट्र सरकार ने खरीदी थी, जो मुफ्त में दे रही थी, वही वैक्सीन अब सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा ताकि उनको समय पर दूसरी कोरोना की डोज मिले। तो 3 अहम बातें हमारी सहयोगी ज्योत्सना इस वक्त बता रही है।
रही हैं महाराष्ट्र से जुड़ी। पहली खबर ये कि 18 से 44 साल के लोगों का महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन नहीं होगा। दूसरी खबर ये कि बड़ा फैसला हो सकता है लॉकडाउन के एक्सटेंशन का 31 मई तक। इसको लेकर कैबिनेट में सहमति बन चुकी है और सख्ती लॉकडाउन में और ज्यादा देखने को मिल सकती है 31 मई तक, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े हैं महाराष्ट्र में वो फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहत नजर आ रही हो। इस वक्त की बड़ी खबर साझा कर रही थी ज्योत्सना हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना आपका जुड़ने के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट दर्शकों तक साझा करने के लिए। एक तरफ लोग जिंदगी बचाने के लिए इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे जल्लाद भी हैं जो कोरोना महामारी में कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, नकली इंजेक्शन बनाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। नकली इंजेक्शन बनाकर जान से खिलवाड़, प्लाज्मा की कालाबाजारी, कई गुना पैसे लेकर ब्लैक में बेच रहे हैं दवाइयां, इलाज के नाम पर मुनाफाखोरी। एक एक सांस बचाने के लिए इंसान जंग लड़ रहा है। कुछ फरिश्ते लोगों की जान बचाने के मिशन में लगे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो महामारी में मुनाफाखोरी कर रहे हैं। ये जल्लाद पैसे के लिए आज इतने गिर चुके हैं कि शमशान में लाश जलाने के बदले भी मोटी कमाई कर रहे हैं। दिल्ली में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और पल्स ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी कर रहे थे। इनके पास से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 2000 पल्स ऑक्सीमीटर बरामद हुए। एमपी के छिंदवाड़ा में पुलिस ने ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था। इस गैंग में अस्पताल के एक कर्मचारी को भी पकड़ा गया है। इंदौर में भी पुलिस को कालाबाजारी के गिरोह के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। यहां 450 के करीब रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए गए और 24 लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई। एक विशेष एसआईटी गठित की गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार इसमें हर जिले में एक विशेष तरीके की एसआईटी गठित है जो कि किसी भी तरीके की जीवन रक्षक उपकरण, किसी भी तरह का मेडिकल उपकरण, दवाओं की कालाबाजारी, रेमडेसिविर जैसे जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनके विशेष तौर पे कालाबाजारी को लेकर के ये लगातार कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कालाबाजारी के बाद प्लाज्मा के बहाने भी मुनाफाखोरी जारी है। ये गिरोह 40,000 रुपए में प्लाज्मा बेच रहा था। पुलिस ने 1 यूनिट प्लाज्मा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपदा के इस दौर में भी कुछ लोग मजबूरी का फायदा उठाकर मोटी कमाई करने में लगे हुए हैं। एमपी के शहडोल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के बदले हजारों रुपए वसूलने वाले 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 5 मोबाइल फोन और 6 लाख से ज्यादा रुपए भी बरामद किए। इंजेक्शन जो कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। और पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग इस काम में लिप्त हैं और वो जो व्यक्ति लिप्त है वो मेडिकल कॉलेज में नौकरी पर हैं। तो पुलिस ने आज अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और 2 लोग सबसे पहले गिरफ्तार हुए। दीपक गुप्ता और उज्ज्वल द्विवेदी, दोनों संधिया जिला उमरिया के रहने वाले हैं। दीपक गुप्ता पिता सीताराम गुप्ता 23 साल, उज्ज्वल द्विवेदी पिता धनीराम द्विवेदी 30 वर्ष। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुआ है। ये दोनों व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में नौकरी करते हैं। गिरफ्तार किए आरोपियों में 3 मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी हैं। चौथा शख्स अमित मिश्रा है जो मेडिकल कॉलेज के सामने ही अमित फार्मा नामक मेडिकल स्टोर का संचालक है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अब ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए एक युवक को कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी रिजवान शेख के कब्जे से 2 सिलेंडर 16,800 रुपए जब्त किए हैं। से आज सूचना प्राप्त हुई थी कि उज्जैन ब्रिज के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहा है आरोपी, जिस पर हमने बंडर बना के भेजा। उसको 2500 रुपये भी दिए, उस पर मार्का लगाया। एक खाली सिलेंडर भी भेजा, उस पर भी मार्का लगाया। तब वो लेके गया वहाँ, तो उस आरोपी ने वो वाला खाली सिलेंडर रख लिया, वो भरा हुआ सिलेंडर उसको दे दिया। वो
वो 2500 रुपये भी ले लिए, जबकि उसकी वास्तविक कीमत मार्केट में 800-900 रुपये है सिलेंडर की, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है कोतवाली पुलिस द्वारा और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 16,800 से नकद जब्त किए गए और 2 खाली सिलेंडर। लोग जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग मुनाफाखोरी और कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इन जल्लादों को सबक मिल सके। टीम न्यूज़ नेशन। इस वक्त देश कोरोना की दूसरी लहर से बेहाल है। तीसरी लहर आने का खतरा है। सबसे बड़ी चिंता बच्चों को लेकर है क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इस बीच आज बच्चों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। देश में बच्चों के लिए वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने युवाओं पर कहर ढाया है और तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। बच्चों को तीसरी लहर से बचाना है, इसलिए बच्चों के लिए वैक्सीन का काम भी शुरू हो गया है। देश में बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर शुरू होने जा रहा है। ये ट्रायल 2 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चों और युवाओं पर होगा। फिलहाल 525 बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल होगा। ये क्लिनिकल ट्रायल दिल्ली एम्स, पटना एम्स और नागपुर के MIMS में किया जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों के लिए वैक्सीन को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। वैक्सीन शुरू किया गया क्योंकि कम समय में लाया गया है, तो वैक्सीन पहले बड़ों पे ट्रायल किया गया, बड़ों को दिया गया और धीरे धीरे उम्र हम लोग घटाते जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि अब हमारे देश में 18 साल से ऊपर के किशोरों को, किशोर हो किशोरियों, उन्हें देने के लिए अलाउ कर दिया गया है। लेकिन छोटे बच्चे अभी भी अछूते हैं, उन्हें नहीं दिया जा रहा है क्योंकि शायद उनमें अभी प्रॉपर ट्रायल नहीं हो चुका है। और हालांकि US में अभी शायद 12 से 15 साल के बच्चों को भी शुरू किया जा रहा है, लेकिन हमारे देश में अभी तक केवल 18 साल से ऊपर के बच्चों को ही दिया जा रहा है। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को हो सकता है, इसलिए राज्य सरकारें भी इसके लिए तैयारियों में जुट गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए स्पेशल पीडियाट्रिशियन टास्क फोर्स का गठन किया है। बच्चों के इलाज के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। कोरोना के तीसरे लहर में सबसे ज़्यादा खतरा 18 से कम उम्र के एज ग्रुप को हो सकता है। इस खतरे को भांपते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मुंबई के इसी नेस्को कोविड अस्पताल के साथ एक और 400 बेड का SNCU अस्पताल तैयार किया जाएगा। SNCU यानी कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। ये अस्पताल छोटे बच्चों के लिए होगा, जहां पर छोटे बच्चों के इलाज की तमाम सुविधा होंगी। उनके लिए अलग से ICU होगा, उनके लिए दवाइयां किस तरह से अलग होगी वो भी व्यवस्था की जाएगी। यूपी में भी तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। योगी सरकार ने हर मंडल मुख्यालय में बच्चों के लिए 100 ICU बेड्स बनाने के निर्देश दे दिए हैं। हर मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए 25 ICU बेड होंगे। हर सरकारी अस्पताल में बच्चों के लिए 10 बेड रिजर्व होंगे। बच्चों के डॉक्टर्स को वर्चुअल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर ही है। देश में 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। अगर बच्चों के लिए वैक्सीन को जल्द अप्रूवल मिल जाता है और बड़े पैमाने पर बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है तो तीसरी लहर को रोकने में यह बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना की वजह से यूपी की राजधानी लखनऊ में बिगड़े हालात अब सामान्य हो रहे हैं। 2 हफ्ते पहले तक लखनऊ में अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन अब स्थिति काफी सामान्य हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये ऑक्सीजन प्लांट है, क्योंकि अगर 2 हफ्ते पहले की बात करें तो इस ऑक्सीजन प्लांट के बाहर रात से ही सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती थी ऑक्सीजन लेने के लिए। लेकिन आप इस वक्त देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग यहाँ पर ऑक्सीजन लेने पहुँच रहे हैं उन्हें आसानी से ऑक्सीजन भी मिल रहा है। कह सकते हैं कि जो अफरा तफरी का माहौल था वो अब शांत हो चुका है। भाई साहब, अब ऑक्सीजन मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, दिक्कत नहीं है। आप लोग आ रहे हैं, आराम से मिल जाए? जी, पहले भी आते थे यहाँ पे आप? जी पहले भी आते थे। अब क्या स्थिति थी? पहले ये लाइन लगानी पड़ती थी लंबी, अब नहीं लाइन लगानी पड़ रही है। दूसरी लहर का पीक सबसे ऊपर था। उस वक्त लखनऊ में अफरा तफरी का माहौल था, चाहे हम अस्पतालों की बात करें, ऑक्सीजन प्लांट की बात करें या फिर कहीं दूसरी जगह की बात करें। वहाँ पर चारों तरफ लोगों का भारी जमावड़ा दिखता था। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये एक ऑक्सीजन प्लांट है जहाँ पर बहुत ही सुचारू तरीके से इस वक्त
ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही थी, क्योंकि अगर हम 30 अप्रैल से पहले की बात करें तो 30 अप्रैल से पहले तक जो तमाम ऑक्सीजन प्लांट हैं लखनऊ के, वहां पर लोगों की एक लंबी कतार देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से लखनऊ में संक्रमण के मामले घटे हैं, वैसे में कह सकते हैं कि स्थिति भी अब काफ़ी हद तक सामान्य हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। कोरोना संकट के बीच आगरा के लोगों के लिए भी राहत भरी खबर है। आगरा के जूता निर्यातकों की सबसे बड़ी संस्था एफमैक ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्री कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत की है। आगरा से हमारे सहयोगी विनीत दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। ताजनगरी आगरा के जूता उद्यमियों ने एक सराहनीय पहल करते हुए एक ऐसा अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया है जहां पर 350 बेड की सुविधा उपलब्ध है। ये उन गरीब आदमियों के लिए है जो कि प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते हैं, उनको इलाज वहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो वो यहाँ आकर कोविड का इलाज करा सकते हैं। कैसी व्यवस्था है ये आपको दिखाते हैं। हम इस समय आगरा ट्रेड सेंटर में मौजूद है जो कि सीगना गांव में पड़ता है, और यहाँ पर तमाम जूता उद्यमियों ने मिलकर एक प्रयास किया और वो सफल प्रयास आप लोगों के सामने है। शुरू हो चुका है अस्पताल। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बेड हैं वो लगा दिए गए हैं। तमाम ऑक्सीजन की अगर व्यवस्था करें तो वो भी यहाँ पर है, वेंटिलेटर की सुविधा भी यहाँ पर है, सीटी स्कैन की सुविधा भी यहाँ पर है। तमाम सुविधाओं के साथ ये भी बताया जा रहा है कि दवाइयों से लेकर खाने पानी की सुविधा जो है वो भी यहाँ पर दी जाएगी मरीजों को, और बहुत ही कम और उचित दामों पर यह व्यवस्था की गई है। आगरा प्रशासन का पूरा सहयोग है। हमारे साथ एफमैक के अध्यक्ष पूरन डावर जी हैं, हम उनसे एक बार बात करते हैं। सर, संक्षेप में जानना चाहेंगे कि शुरुआत हो चुकी है, किस कैटेगरी में इस अस्पताल को रखा गया है और कौन कौन से मरीज आ रहेंगे और क्या क्या सुविधाएं? देखिए, आगरा का जूता उद्योग अपनी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह समझता है। हम प्रशासन पर या सरकार पर दोष देने के बजाय हमने प्रयास किया कि प्रशासन के साथ मिलकर के, सरकार के साथ मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था शुरू की जाए जिससे जनता को कहीं ना कहीं राहत मिल सके। मैं एक खास बात और बता दूं, जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी सरकारी अस्पताल में हैं या फिर किसी ऐसे अस्पताल में हैं जहाँ आपको प्रॉपर इलाज नहीं मिलेगा। 5 स्टार सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं और बहुत ही कम दाम पर यह पैकेज दिया गया है। अगर 4 दिन की बात की जाए तो करीब 10,000 रुपये का खर्चा आता है। उसमें आपको ऑक्सीजन भी है, वेंटिलेटर भी है, सिटी स्कैन की सुविधा अंदर दी गई है। एक बार मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप जब घूमेंगे, जब आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर ही आपको सारी जाँच भी, आपकी जो पैथोलॉजी भी यहाँ पर दी गई है, दवाइयों की सुविधा भी यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रही है। एफमैक के कुछ पदाधिकारी और हैं, हम उनसे संक्षेप में जानना चाहेंगे। सर, कि अभी 350 है, क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? इसको अभी हम लोगों का टारगेट है कि 500 बेड तक लेके जाएंगे, और जितने भी लोग जो इधर उधर भटकते हैं, जिनको प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिल पाता है, मेडिकल केयर नहीं मिल पाती है, वो सारी यहाँ पे उपलब्ध होगी। और स्टेट ऑफ आर्ट ये बनाया गया है, और ये सोच के नहीं बनाया गया है कि ये टेम्प्रेरी है, कोई देख के इसको कह भी नहीं सकता। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी गरीब को अगर कोई कोविड प्रोटोकॉल या कोविड से कोई संक्रमण पाया जाता है, उसमें सिम्टम्स पाए जाते हैं, या वो अपना आइसोलेशन पीरियड पूरा करना चाहता है, तो वो आगरा के आगरा ट्रेड सेंटर आ सकता है, और यहाँ पर जो अस्थायी कोविड अस्पताल है वहाँ पर अपना इलाज बहुत ही सस्ते दामों में, सस्ते खर्चे पर करा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। प्रयागराज में कोरोना के लगातार गिरते ग्राफ से सरकार और प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। हमारे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन और TTT के फॉर्मूले ने संगम नगरी प्रयागराज में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, और अप्रैल माह में बेकाबू हुए कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लग गया है। जी हाँ, बीते 24 घंटों में केवल 202 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई। और अगर बात करें अप्रैल माह की, तो 17 अप्रैल को 2436 नए संक्रमित सामने आए थे, और संक्रमितों की संख्या बीते 22 दिनों में 12 गुना कम हो गई है। तो ये अपने आप में प्रशासन की एक उपलब्धि है, और सिर्फ ये आंकड़ों की बाजीगरी का खेल नहीं है। अगर हम पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण दर की बात करें तो उसमें भी भारी गिरावट आई है। 17 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण दर 21% से ज़्यादा था, और बीते 24 घंटों में ये 2% से भी कम है, 1.8% रह गया है। तो निश्चित तौर पर प्रयागराज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से अप्रैल माह में हमने देखा था, तमाम जो पेशेंट्स थे उनके लिए अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं थे, ICU वेंटिलेटर बेड की तो बात ही छोड़ दीजिए, लोग बिना इलाज के दम तोड़ रहे थे। लेकिन अगर आज की स्थिति की बात करें तो तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में ICU बेड उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, और उनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो उनका कहना है कि CM योगी के निर्देशन के चलते, साथ ही जो TTT ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का फार्मूला है,
इसके अलावा जो कैंटोनमेंट जोन के नियम हैं उनका सख्ती से पालन कराया गया, जिसके चलते प्रयागराज में हालात काबू में आए हैं। तो देखना ये होगा कि ये स्थिति आगे भी जारी रहती है और जिस तरह से चर्चा है तीसरी लहर की, उसके लिए क्या तैयारियां की जाती हैं। तो फिलहाल प्रयागराज ने बढ़त ले रखी है कोरोना संक्रमण पर और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये बढ़त, ये सफलता आगे भी जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। कोरोना के दूसरे फेज में मरीजों की संख्या अप्रैल महीने के मुकाबले मई के महीने में कम हुई है। इस पर हमारे सहयोगी दीपक सिंह ने डॉक्टर्स और समाजसेवी की राय जानी है, आप भी देखिए। इस समय जनपद के सिरकुनी विकासखंड के हौश ट्रामा सेंटर पर मौजूद हैं, जहां जिला प्रशासन ने इसे L2 हॉस्पिटल के तौर पर परिवर्तित कर दिया। 30 बेडों का ये हॉस्पिटल है। आइए हम डॉक्टर से बात करते हैं कि कितना चैलेंजिंग है कोरोना काल में मरीजों का इलाज करना। डॉक्टर साहब, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? चैलेंजिंग तो है, लेकिन हम लोग की जाबी है चैलेंज को एक्सेप्ट करना। अगर इस समय हम लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जो महामारी फैली है इससे तो हम किसी को नहीं बचा पाएंगे। जब आम जनमानस का हम पे से ही विश्वास उठ जाएगा, हम अपने चैलेंज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम उनकी कोई सेवा सत्कार नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अप्रैल महीने में ग्रोथ ज़्यादा थी, लोगों की मौत की ताकत ज़्यादा थी, तो अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति इधर एक सप्ताह से स्थिति सही हुई है। क्योर होने वाले पेशेंट ज़्यादा हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने 92 साल के श्याम नारायण सिंह थे, उनको भी डिस्चार्ज किया, वो पूरी तरह से क्योर हो गए हैं। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। बक्सर घाट पर सैकड़ों शव दफनाए जाने का न्यूज नेशन ने खुलासा किया था। तस्वीरें लाख टके की बात की शुरुआत में हमने आपको दिखाई थी, वो तस्वीरें जो विचलित कर रही थी, वो तस्वीरें जो हर किसी को परेशान कर रही थी। अब उन तस्वीरों के बाद उन्नाव के डीएम ने जांच की बात कही है। बीगापुर में एसडीएम जाकर खुद जांच करेंगे, सभी शवों का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कराया जाएगा, ये बात डीएम उन्नाव ने कही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई थी उन्नाव से। और चलिए, लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।